और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ते हैं। सईद बलोच साहब, वो खबर आ गई जिसके बाद अब 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद जो है उस पर मोहर सख्त होगी। अब ना तो इलेक्शन कमीशन चूं चूंचरा कर सकता है और ना ही आईजी पंजाब या आईजी केपी पुलिस, जो कह रहे थे कि हमारे पास नफरी की कमी है, सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की जितनी सपोर्ट चाहिए होगी पाक फौज फराहम करेगी। क्या आप भी कह रहे हैं जो पत्थर पर लकीर थी अब वो मजीद गहरी होगी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चल रहा था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि आप जो दीगर इदारे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है उनसे सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत करें। हैरान कुन तौर थी तो इलेक्शन कमीशन को मतलूबा सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी तादाद में भी इजाफा होता जाता था। और आप देखें कि ये तकरीबन कोई 4,08,000 के करीब या समथिंग इस तरह का कोई फिगर था जब शुरू हुए थे। और जब 14 मई वाली बात आई थी तो पंजाब में जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे उसके लिए 4,67,000 तक ये तादाद पहुंच गई थी। ग्रेजुअली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो पता नहीं क्या हालात थे, वो बढ़ती गई। और दूसरी जानब आप देखें कि अभी कल की खबर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमतें उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए बड़ी अजीब बात है, इस वक्त तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस तो कोई ऐसा काम ही नहीं कर रही जिसकी वजह से काम कर रही है ना, पेपर छीन रही है, नॉमिनेशन पेपर छीन रही है। मैं उसी तरफ आ जी, रहा हूँ। देखे ना, जब आपने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है एक सियासी जमात को, उसके कारकुनों को, उसके रहनुमाओं को, उसके उम्मीदवारों को, तजवीज़ और तायीद कुनंदा को आपने उठाना है और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लीडरशिप पर छापे मारना, उनकी गिरफ्तारियां करना, उनको हरासा करना, आपने सारी पुलिस वहां पे लगाई हुई है। आज आप देखें ना कि अटक में जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होना थी और वहां पर क्या सूरत हाल थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द हमले का खतरा है और पुलिस की भारी नफरी वो तो इसलिए शाह महमूद तैनात की कुरैशी गई को है जैसे कोर्ट ताकि में पेश किया गया, वो भी यही सीन था। जी 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 बिल्कुल यही बात है। और देखें कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पुलिस जो है वो पीटीआई के पीछे लगाई गई है। तो अगर ये काम धंधा, ये दो नंबरियां छोड़ के उसको जो आईनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर तैनात किया जाए तो मेरे ख्याल में पुलिस हमारी जो है वो जो रिक्वायर्ड है, ये जो मतलूबा स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज्यादा है। और आम इंतखाबात के लिए पुलिस होगी, एफसी होगी, साथ रेंजर्स होंगे, फिर फौज भी होगी। तो ये सारी चीजें तो हो सकती हैं। फिर दूसरी बात ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब इंतखाबात की बात चल रही थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके रिजर्व फोर्सेज हैं आप वहां से बंदे बुलवा लें, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल है तो आप वहां से भी उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दीगर जो फोर्सेज हैं जैसे एयर फोर्स है, नेवल फोर्स है, तो उनके एहलकारों को भी इस हवाले से ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। तो ऑप्शंस तो अवेलेबल थी, उस वक्त भी थी और अब भी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर था उस वक्त भी और अब भी। कुछ हल्का फुल्का हमें ऐसा नजर आ रहा था कि जब बल्ला बहाल हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की तबीयत नासाज हुई, बहुत सारे लोग जो है वो सियासी बीमारी का शिकार हो गए। नवाज शरीफ साहब के बारे में तो कल बकायदा वो खबर भी चल गई, बल्कि आज शायद चली है कि नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया। तो देखें ना, अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो है वो डील की तरफ जा नहीं रहे, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बीमार होते नजर आएंगे। इनकी चंद दिनों में मजीद मजीद तबीयत बिगड़ेगी और इम्कान शायद ये भी हो कि आम इंतखाबात से पहले जब ये आवाम की नब्ज को अच्छी तरह खंगाल लेंगे और देख लेंगे कि नहीं, आवाम हमारे साथ नहीं है, ये धांधली क्या धांधला कर लें, या जो है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको जो बैलेट पेपर है उसमें से उसका निशान और नाम भी गायब कर दें तो फिर भी नहीं जीत सकते। तो फिर मेरे ख्याल में इन्होंने फरार होना है और इन्होंने कोशिश करनी है कि आम इंतखाबात हम बैरून मुल्क से जाके देखें, वहीं से सारी सूरत हाल का जायजा लें। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। फिर ताकत का जो तवाज़न है वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो जाएगा।
और ताकत उसी तरफ जाएगी जिस तरफ आवाम खड़ी होगी। तो सही। ये तो चंद कोशिश अभी थी। दूसरी तरफ सब पार्टीज़ एक ही डिमांड कर रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी। ये इंश्योर अब कौन करेगा? सिक्योरिटी हो गई, देखिए ना, पैसे हो एक गए, मेन इश्यू तो वही है सर लेवल देखिए प्लेइंग फील्ड का। बात ये है कि सब कुछ किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए, सब कुछ किया जा रहा है। हुँ। और इस सब कुछ करने के बावजूद अब वो ऐसे समझें कि ऐसी कोई बदबख्ती है नून लीग के लिए कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो उसके बावजूद उनका कुछ नहीं बन रहा। वो कहते हैं ना कि भूख जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी हो कि वो फिर आप पत्थर खा जाएं, पहाड़ खा जाएं, जो मर्जी खा जाएं, तब भी आपके पेट की आग नहीं बुझती। तो मेरे ख्याल में इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ तक कितना एक आप करेंगे, क्योंकि फिर आपने भुगतना भी है, बर्दाश्त भी करना है और बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। इस बार जो कुछ हो चुका है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मफाहमत की कोई सियासत पीछे बच जाएगी। अगर ऐसी कोई चीज होती तो ये पहले हो जानी चाहिए थी। राना सनाउल्लाह साहब तो बाकायदा एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इमरान खान ने हमें जिस जगह पर लाकर खड़ा किया है वहां से आगे ना हम इखलाकी और गैर इखलाकी देखेंगे, ना जमहूरी और गैर जमहूरी देखेंगे, ना सियासी और गैर सियासी मामलात को देखेंगे। मतलब हर चीज मिक्स हो गई है। तो फिर उसी के असरात इस वक्त हम देख रहे हैं। ना सियासी जो रिवायात हैं, ना इकदार है, ना उनका कोई ख्याल लिहाज किया जा रहा है, ना कुछ। जो कुछ गुज़श्ता रोज़ इस शाह हवाले महमूद से कुरैशी पीटीआई साहब ने के साथ। बड़ा उम्दा फैसला किया है कि बैरिस्टर गौर ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, पीटीआई छोड़ के गए थे, उनको हम पार्टी टिकट नहीं दे रहे। ये देखिए ये खुशाइंद है या ये सज़ा के ऊपर सज़ा है? देखिए, सज़ा के ऊपर सज़ा भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इस वक़्त जो माहौल बन चुका है, उसमें पार्टी कारकुनान की भी अगर आप देखें ना, उनकी नब्ज़ को भी खंगालने की कोशिश करें, तो उसमें से भी आपको अक्सरियत ये कहती हुई मिलेगी कि हो सकता है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें से बहुत सारे मजबूर भी हों, उनके जेन्युइन इश्यूज़ हों और कुछ मफाद परस्त भी थे, जिन्होंने देखा कि जहाज़ हिचकोले खा रहा है, तूफ़ान में फँस गया, तो उन्होंने फ़ौरन देखे समझे बगैर उन्होंने छलांगे लगा दी। तो जो छलांगे लगाने वाले थे वो तो पकड़े गए, पहले ही समझ आ गई उनकी। जिनको मजबूर किया गया फैमिली के दबाव से, बीवी बच्चों के दबाव से या किसी और वजह से, उनके लिए मेरे ख्याल में शायद आम इंतखाबात के बाद कोई गुंजाइश निकल है कि वो माफी तलाफी करें। अब उस्मान डार हों, मलिका बुखारी हों या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। इवन के फवाद चौधरी साहब भी शायद उन्होंने भी किसी हद तक कोशिश की है कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो जुड़ जाएं। तो अब उसी उसी मेरे ख्याल में चीज़ का इस वक़्त वो नताइज का सामना भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में भी सारे केसेज़ जो हैं वो इसमें गलत नहीं है। कुछ जेन्युइन केसेज़ भी हैं। मेरे ख्याल में जब इंतखाबात हो जाएँगे तो उसके बाद पीटीआई इन चीज़ों को देखेगी। फिर आगे देखें ना, आगे आम इंतखाबात इंतखाबात कैसे भी हैं। पीटीआई के हक देखिए, में आम कैसे इंतखाबात जाएँगे? के बाद सॉरी आधे लोग अ सेनेट इलेक्शन है। सेनेट इलेक्शन में भी अगर आपको टिकट पता है प्रेस फिर कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो रुपोश है, मुराद सईद, ये वो लोग तो रुपोश हैं। ये अगर सरफेस पे नहीं आएँगे, कैंपेन नहीं करेंगे, इलेक्शन का खुद निगरानी नहीं करेंगे, पहरा नहीं देंगे वोट पे, तो जीतेंगे कैसे? वो इंश्योर कैसे देखिए, होगा? मेरे ख्याल में इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दिन भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सारा काम हो चुका है। उसके बाद ग्राउंड पे अगर आप देखें, तो पीटीआई के कारकुनान अपने तौर पर जिस तरीके से इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात के लिए वो एक सोने पे जो है ना, सोने के साथ लिखी जाने वाले ये मामलात हैं, जो इस वक़्त पीटीआई के कारकुनान कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमें दीगर सियासी जमातों में ये सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वो अब अपनी ज़िम्मेदारी वो समझते हैं कि इमरान खान और वो जेल में है, पॉलिटिकल क़यादत भी ज़्यादातर जेल में है, बाकी सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं या उनसे पार्टी छुड़वा दी गई है या वो रोपोश हो चुके हैं, मंज़र-ए-आम से गायब हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमें खुद ही ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो देखें कि वो अब सोशल मीडिया पर भी अगर आप थोड़ा-सा चले जाएँ तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लोग एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए पाए जाते हैं कि ये उस दिन हमने फलाँ काम कैसे करना है, फलाँ कैसे करना है। तो ये चीज़ें अब वो कारकुनान खुद लेके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जब देखें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में 4 इज़ला के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुए और पूरे सूबे के अंदर इंतखाबी मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। अवाम ऑलरेडी इसके ऊपर तैयार है। आज मैंने
अयाज अमीर साहब का एक जो बयान है वो पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये पहले इलेक्शन हम देख रहे हैं, अजीबो-गरीब है कि पहले ये होता था कि आम इंतखाबात से पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ता था, वोट माँगना पड़ते थे, उनकी मिन्नत तरला करना पड़ता था, कोई नौकरी-शोकरियों का उनको कहना पड़ता था कि जितवाएँगे तो आपको कोई नौकरी-शोकरियाँ हम दिलवाएँगे, ये वो। लेकिन वो कहते हैं कि ये इंतखाबात बड़े अजीब हैं। अब इलेक्शन से पहले लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें आके अपनी हमदर्दी, अपनी वोट, सपोर्ट और हर चीज़ का जो है वो यकीन दहानी करवा रहे हैं। तो देखिए ना कि वो माइंडसेट तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आपके पॉलिटिकल जो वेरिएबल्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में कि एक यूनिक किस्म की सिचुएशन है जिसमें इस वक़्त हम जी रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अब बड़े घर से भी बाकायदा यकीन दहानी आ गई है। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत में कहीं कोई फ़तूर था भी सही, तो मेरे ख्याल में अब वहाँ से डंडा दिखा दिया गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन भी अलिफ की तरह सीधा हो जाएगा। सही। और जो मामलात कहीं रुकावट बन रहे थे, पुलिस की भी अब आप देखिएगा नफ़री हमें पूरी होती हुई नज़र आएगी पूरे अब यानी मुल्क में। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज नहीं करेगा। नहीं देखिए जो था ना कोहाट वाला मामला वो तो आपको पता है आज इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त दायर कर दी है। लेकिन जो इंतखाबी निशान वाला मामला है वो मेरे ख्याल में शायद वो उसको चैलेंज ना करे क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी सुबकी और मज़ीद होगी उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं वजह ये कर है रहा अभी तक इलेक्शन कमीशन। देखिए वो करना पड़ेगा उसकी वजह ये है कि अगर ये अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी जो आरओज़ और डीआरओज़ वाला मामला था वो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सस्पेंड किया है। तो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आप कैसे किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन सकते हैं। हाँ, शेड्यूल जारी होने से पहले अगर ये कार्रवाई हो जाती तो वो एक अलग इम्कान था, लेकिन वो हो नहीं सकी। तो फिर इसमें मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हमें जो है ना वो टफ पोज़ीशन पे खड़ा होता नज़र आ रहा है। सही। हाँ, अगर ये अलग बात है कि अगर उन्होंने अपनी थोड़ी-सी मज़ीद इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो पेशावर हाई कोर्ट से उनका दिल नहीं भरा और वो सुप्रीम कोर्ट से भी करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो जा सकते हैं सही। और वहाँ से भी उनकी मेरे ख़्याल में वो धुलाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी अच्छी खासी डाँट-डपट करेगी, कान खींचेगी कि भई आप अपने काम करें, ये सियासी जमात है, उन्होंने एक बार इंतख़ाबात करवा दिए हैं, आप मामलात को आगे लेके चलें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर आप आइंदा आम इंतखाबात के लिए इन सही। चीज़ों को रख लें। जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि भई आप आइंदा आम इंतखाबात के लिए इनको देख लें कि अगर वो नहीं कराते तो फिर अगले इलेक्शन में आप इनको ना दें। तो सही। ये मेरे ख़्याल में अब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कोहाट वाला मामला थोड़ा-सा सीरियस था। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी अब उस हलके के अंदर कोई रिटर्निंग ऑफ़िसर ही नहीं है। फिर स्क्रूटनी का अमल हो, ये सारी चीज़ें ये फिर थोड़ी-सी संजीदा नोयत की बनती हैं। तो सही। उस पे अब दरख़्वास्त हो चुकी है, इम्कान शायद ये है कि कल दरख़्वास्त पर समाअत भी हो जाए। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे ख़्याल में पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करेगी और जो प्रोसेस इस वक़्त इलेक्शन का चल रहा है उसको साथ उसी को आगे सही। बढ़ाया जाए। तो अब बड़े घर से भी बाकायदा जो है वो इशारा मिल गया है, तो मेरे ख्याल में अब पीछे कोई ऐसी वजह नहीं बचती सही। तो कि अब इलेक्शन जो है इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बहुत शुक्रिया सईद लोधी साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।